चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की क्लास है हमारी एएनएम जीएनएम एग्ज़ाम्स वालों के लिए, जिनका भी अपकमिंग यूपी एमपी अलग अलग स्टेट वाइज एएनएम का एग्ज़ाम होता है उनके लिए। तो जो भी लोग क्लास बनाए प्लीज़ क्लास को ज़रूर एंड तक देखें। तो अब आपको डेली 2 क्लास होगी, एक होगी आपकी स्पेसिफिक स्टाफ नर्स सीएचओ एनएचएम एग्ज़ाम्स के लिए, अदर जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर के लिए। दूसरी क्लास होगी ओनली फॉर एएनएम एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर आज है 20 दिसंबर, जिनके भी अलग अलग जगह की एग्ज़ाम डेट क्लियर होती जा रही हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, क्योंकि जैसे 2019, 20, 21 में पेपर होते थे उसी तरीके से 2022 में एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज रहा है। अपकमिंग टाइम में कंपटीशन के कारण आपके पेपर्स भी हार्ड होते जा रहे हैं। तो आज हम एएनएम वालों के लिए एक सीरीज़ लेके आए जिसमें आपको 50 MCQs रहेंगे। ओनली 30 मिनट में आपको 50 MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे। आपको डेली एक 30 मिनट की क्लास रहेगी जिससे आपको हेल्पफुल हो। और जो भी लोग एएनएम के पेपर्स या फिर एएनएम से रिलेटेड मटेरियल्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली आपको पेपर्स तो अरेंज में करवा ही दूंगी, बहुत ही चीप प्राइस में रहेंगे पेपर्स, जिससे आपको आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन सी? कौन से विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? तो यहाँ पर जो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है वो कौन सा है? वो है विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई, क्योंकि इसमें सेक्सुअल हेल्थ को बूस्ट करने की जो क्षमता है वो इसी विटामिन में होगी। स्पेशली जो भी मेल फीमेल दोनों में स्टेरिलिटी मतलब बांझपन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस विटामिन के तौर पर जो मेडिसिन आती हैं वो दे के ठीक की जा सकती हैं। इसमें एक एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी होता है विटामिन ई में। विटामिन ई का जो एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर 10 है वो क्या करेगा? वो ट्रीट करने में आपकी हेल्प करेगा। डायरेक्ट विटामिन ई तो नहीं दे सकते, इसीलिए विटामिन ई का जो एक फॉर्म होता है जिसमें एक्स फैक्टर जिसको हम कहेंगे वो स्टेरिलिटी के ट्रीटमेंट में है जो यूज़ किया जाता है। विटामिन ई क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। और जनरली इसका यदि केमिकल नेम पूछते हैं तो क्या है? टोकोफेरॉल। इसको यदि एज एन ह्यूमन बॉडी में कंज्यूम करने के लिए कहेंगे हम तो अल्फा टोकोफेरल या फिर टोकोट्रेनियल नाम से है जो जाना जाता है। लेकिन जब हम एज एन मेडिसिन में देंगे तो उसमें विटामिन ई का केमिकल नाम आप क्या पढ़ेंगे? टोकोफेरॉल। क्लियर है? विटामिन ए आपके विज़न के लिए हेल्पफुल है। यदि एग्ज़ाम में आपको आता है देखने या फिर विज़न में कोई प्रॉब्लम होती है तो विटामिन ए के कारण होगी, कमी के कारण। विटामिन के आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। विटामिन सी जिसकी कमी से स्कर्वी होता है, एग्ज़ाम में बस आपको यही आता है। विटामिन सी क्या है? एंटी स्कर्वी विटामिन सी की कमी से ही होगा। तो यहाँ पर विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट वन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे स्मॉल और नैरो पार्ट कौन सा है? इंटरस्टिशियल, बॉडी, सर्विक्स या फिर एम्पुला? तो फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे नैरो और स्मॉल पार्ट है वो होता है इंटरस्टिशियल पार्ट। क्या है? इंटरस्टिशियल पार्ट। एम्पुला को सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है। और जो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है तो वो कहाँ पर होता है? एम्पुला पार्ट में। याद रखें, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है और यही सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट है इंटरस्टिशियल पार्ट। नेक्स्ट वन, परनीसियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होगा? B12, डी मतलब कैल्सीफेरॉल, B1 मतलब थियामिन, सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। केमिकल नेम दिए हुए हैं इनके साथ में। तो परनीसियस एनीमिया होता है कोबालमिन की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोबालमिन की कमी के कारण क्या होगा? परनीसियस एनीमिया। तो एनीमिया का मतलब क्या होगा कि आपकी बॉडी में खून की कमी है। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन्फेक्शियस नॉन शार्प वेस्ट इज कलेक्टेड इन। तो जो वेस्ट क्या है? इन्फेक्शियस भी है और नॉन शार्प है। इन्फेक्शियस तो है ही, नॉन शार्प भी है, मतलब इससे कोई इंजरी आपको नहीं होगी। तो एक इस कलर के विन में आप इसको कलेक्ट करेंगे, ब्लैक बैग में, रेड बैग में, येलो बैग में कि ब्लू बैग में?
एक तो इन्फेक्शियस है और नॉन शार्प वेस्ट है, तो हम इसको येलो कलर के बैग में कलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शियस और नॉन शार्प वेस्ट जनरली जो होगा वो या तो आपके बॉडी यूज़ किए हुए टिश्यूज़ हो सकते हैं, गॉज हो सकते हैं, या फिर ब्लड रिलेटेड कंटेंट होगा, तो उसको हम येलो कलर के बैग में क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे और कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, डिसीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड इनबॉर्न डिसीज़। तो कौन सी डिसीज़ है जिसको हम जन्मजात डिसीज़ कहेंगे, और इनबॉर्न डिसीज़, इनबॉर्न का मतलब होगा जन्म से होने वाली समस्या, कंजेनाइटल, कंटेजियस, इन्फेक्टेड या फिर एक्वायर्ड। तो कौन सी डिसीज़ इसको हम इनबॉर्न कहेंगे? तो कंटेजियस को तो हम कम्युनिकेबल कहेंगे या फिर इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं, क्योंकि एक से दूसरे में होगी। एक्वायर्ड मतलब आप कहीं गए और आपको ये प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हो गई, एक्वायर्ड हो गई। जैसे हॉस्पिटल से आप गए, हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन लेके आ गए, तो उसको आप नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कह देंगे। उसी तरीके से जो डिसीज़ आपको जन्मजात हो, मतलब इनबॉर्न, एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको डिलीवरी हुई हो और आपने बेबी को देखा कि कुछ उसको ऐसी समस्या है जो माँ के यूट्रस से ही उसको मिली है, तो वो क्या कहलाएगी, कंजेनाइटल। क्या कहलाएगी, कंजेनाइटल प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, कॉप्लेक्स स्पॉट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो कॉप्लेक स्पॉट्स किसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं? मीजल्स, कोलेरा, रूबेला या फिर टाइफॉइड। हर एक इन चार में से हर एक डिसीज़ का एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर या फिर लक्षण पूछा जाता है। तो कॉप्लेक्स किसका है? ये है मीजल्स का। किसका है? मीजल्स का। कोलेरा को आपको राइस वाटर स्टूल एग्जाम में आता है। कोलेरा का क्लासिकल साइन क्या आता है? राइस वाटर स्टूल, लूज मोशन होते हैं जो, कैसा होगा, राइस वाटर स्टूल होगा। टाइफॉइड का आता है तो पी सूप स्टूल आपको पूछा जाता है। पी सूप स्टूल किस में देखने को मिलेगा? मिलेगा टाइफॉइड में देखने को। टाइफॉइड में स्टेप ब्लैडर फीवर देखने को भी आपको मिलेगा। कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट क्या है? विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वन, वेक्टर होस्ट ऑफ मलेरिया इज। तो मलेरिया का वेक्टर होस्ट क्या है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, एडीज मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो या फिर मेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। तो डेंगू का पूछे तो एडीज एगेप्टी मॉस्क्यूटो हो जाएगा। मलेरिया के लिए पूछ रहे हैं तो मलेरिया के लिए क्या होगा? मलेरिया के लिए होगा फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो की यदि हम बात करते हैं तो क्यूलेक्स जैपनीज इंसेफ्लाइटिस को कॉज करने का काम करेगा। क्यूलेक्स पूछते हैं तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, एडीज एगेप्टी पूछते हैं तो डेंगू, फीमेल एनाफ्लीज कहते हैं तो मलेरिया। नेक्स्ट वन, इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेस। यदि आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा आपको? हंटिंगटन कोरिया होगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा कि क्रेटिनिज्म होगा। कौन सी समस्या आपको होगी यदि आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो यदि आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा। वैसोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन के कारण क्या होगा? डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा। हंटिंगटन कोरिया क्या है? नर्व सेल्स जिसमें ब्रेकडाउन होंगी, इनहेरिटेड कंडीशन है, जन्मजात समस्या है, मतलब कि अनुवांशिक कहेंगे हम इसको। तो क्या है? एक रेयर और इनहेरिटेड डिसीज है जिसमें डिजनरेशन होगा किसका? नर्व सेल्स का, ब्रेन की नर्व सेल्स का डिजनरेशन होगा। और यहाँ पर क्रेटिनिज्म वो थायराइड हार्मोन की कमी के कारण, या तो अर्ली लाइफ या फिर आप जब बेबी यूट्रस में रहा उस टाइम फीटल लाइफ में, या फिर अर्ली लाइफ में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण क्या होगा? क्रेटिनिज्म होगा। नेक्स्ट वन, नेशनल फैमिली वेलफेयर वॉज प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 1974 में, 1965 में, 1952 में कि 1961 में? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिया में 1952 में। कब? 1952 में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वेरिसेला जूस्टर वायरस, मिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस या फिर वेरियोला वायरस। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव एजेंट है चिकन पॉक्स का वो क्या है? वेरिसेला जूस्टर वायरस। कौन सा? वेरिसेला जूस्टर वायरस। जो वेरियोला वायरस है ये क्या कॉज करेगा? तो वेरियोला वायरस कॉज करता है जनरली स्मॉल पॉक्स। वेरियोला किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। नेक्स्ट वन,
मिड डे मील प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो मिड डे मील प्रोग्राम है जो इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था। मिड डे मील प्रोग्राम एग्जाम में यदि आपको आता है तो इसका क्वेश्चन जनरली स्टार्ट करने के अलावा इस प्रोग्राम के लिए कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू इसको है जो जनरेट किया जाता है, मतलब इसको मैनेज किया जाता है। तो मिड डे मील प्रोग्राम तो आया था कब, 1995 में, 1995 में, इसको मध्याह्न भोजन योजना भी कहेंगे, 1995 में आई थी। एट प्रेजेंट अभी क्या है, एक्टिव है। और इस योजना को यदि हम बात करते हैं, इस स्कीम को, तो गवर्नमेंट की जो कौन सी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, एजुकेशनल मिनिस्ट्री इसको क्या करती है, पूरे तरीके से इस पर इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करती है, या फिर किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करेगा मिड डे मील प्रोग्राम या फिर मध्याह्न भोजन, तो ये आता है जनरली एजुकेशन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट वन, काला अजहर इज कॉज्ड बाय। तो काला अजहर का पॉजिटिव एजेंट क्या है, टीनिया सोलियम, लीशमानियासिस, ट्रिप्नोमा गैम्बिनिस या फिर बोस्टेरिया बैंक्रोफ्टी। तो काला अजहर का पॉजिटिव एजेंट है क्या, लीशमानियासिस। क्या है, लीशमानियासिस। जो बोस्टेरिया बैंक्रोफ्टी है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कॉज करने का काम करेगा और ये भी एक नेमेटोड्स है। काला अजहर किससे होगा, लीशमानियासिस से। टीनिया सोलियम कॉज करेगा आपको, और टीनिया सोलियम क्या कॉज करने का काम करेगा, तो ये भी एक क्या है, नेमेटोड्स है। और जनरली जो टेप बॉम्ब या फिर हम इसको क्या कहेंगे, ह्यूमन में कैसे एंट्री करेगा, जो पिग्स हैं, पिग्स के थ्रू आपकी बॉडी में काम एंट्री करेगा। तो यहाँ पर टीनिया सोलियम, लीशमानियासिस, ट्रिप्नोसोमा, बोस्टेरिया बैंक्रोफ्टी। जनरली एग्जाम में आपको काला अजहर आता है, या तो लीशमानियासिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो काला अजहर के लिए, बोस्टेरिया बैंक्रोफ्टी किसके लिए, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सी है जो टू वे कम्युनिकेशन मेथड नहीं है। टू वे का मतलब आप भी बोलो, आपके सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड करे, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन नहीं है टू वे। पैनल डिस्कशन, रोल प्लेइंग, ग्रुप डिस्कशन या फिर सिंपोजियम। तो यहाँ पर पैनल डिस्कशन में भी आप बोल सकते हैं, दो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, आपसे कोई कुछ पूछेगा आप आंसरिंग करेंगे, पैनल जो बना हुआ है। और यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में भी आप अपने एक दूसरे के थॉट्स से बातें शेयर करेंगे, सिंपोजियम में करेंगे। लेकिन जो रोल प्लेइंग मेथड हो जाएगी, इसमें जो सामने वाला, मान लीजिए आपके सामने कोई मूवी चल रही है, तो उस मूवी में आप जाके बीच में नहीं बोल सकते, वो वही लोग बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्या कहलाएगी, तो रोल प्लेइंग आपका टू वे कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, ज़ीरोफ्थेल्मिया इन चिल्ड्रन एंड नाइट ब्लाइंडनेस इन एडल्ट्स इट्स कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ज़ीरोफ्थेल्मिया में आंखों में ड्राइनेस देखने को मिलेगी बच्चों में, नाइट ब्लाइंडनेस बड़ों में होगा, तो ये किस विटामिन की कमी से होगा, विटामिन के की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से या फिर विटामिन ए की कमी से। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यदि विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पूछते हैं तो वो हमेशा होती है विटामिन ए की कमी के कारण। ज़ीरोफ्थेल्मिया बच्चों में और बड़ों में, नाइट ब्लाइंडनेस एडल्ट्स में कह रहे हैं, तो क्या होगा, विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, विटामिन सी से स्कर्वी होगी, विटामिन बी की फिर है जो अलग अलग डेफिशिएंसी होती हैं, अलग अलग कैटेगरी आएंगी, वो हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होगी, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो जो डिसीज़ यहाँ पर बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, जो डिसीज़ बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है वो कौन सी है, तो वो है यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस। क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, रेबीज, ये तीनों वायरल इन्फेक्शन है। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लाई नाम के बैक्टीरिया से होगी, बाकी सभी क्या हैं, वायरल हैं। नेक्स्ट वन, क्वासिओरकर एंड वेरीवेरियर। तो क्वासिओरकर हो गया और वेरीवेरी हो गया, किस टाइप की डिसीज़ हैं, इन्फेक्शियस है, डेफिशिएंसी है, कम्युनिकेबल है या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वासिओरकर और वेरीवेरी ना तो इन्फेक्शियस है, मतलब एक से दूसरे में लग जाए, ऐसा नहीं है, ना ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। क्या है, ना ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है कि आपके सामने किस क्वासिओरकर के मरीज़ ने छींका और आपको क्वासिओरकर हो जाए, तो ये कम्युनिकेबल भी नहीं है। ये कौन सी है, डेफिशिएंसी डिसीज़।
वेरी होता है विटामिन B1 की कमी के कारण। क्वासियोरकर है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, यही एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या हो गई है, डेफिशिएंसी डिसीज हो गई, ना कि इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल। क्लियर। नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन फोकस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। पॉपुलेशन फोकस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए किसकी ज़रूरत होगी, कम्युनिटी डायग्नोसिस की, एपिडेमियोलॉजिकल प्रोसेस की, नर्सिंग प्रोसेस की, या फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी ज़रूरत होगी, यदि पॉपुलेशन फोकस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो इसमें ज़रूरत होगी आपकी कम्युनिटी डायग्नोसिस की, क्योंकि आप जनता के बीच में जाके यहाँ पर कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं तो वो आपको कम्युनिटी में ही पॉसिबल होगा। तो क्या होगा यहाँ पर आपका कम्युनिटी डायग्नोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच हेल्थ पर्सनल लिंक्स बिटवीन ANM एंड आंगनवाड़ी वर्कर। तो यहाँ पर कौन है जो ANM और आंगनवाड़ी वर्कर के बीच में एक लिंक का काम करेगा। पब्लिक हेल्थ नर्स, आशा मीन्स एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सोशल हेल्थ वर्कर, या फिर लेडी हेल्थ विजिटर। तो कौन है जो इन दोनों के बीच में है काम कर लिंक का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा, तो वो की आशा वर्कर। कौन, आशा वर्कर। और एक आशा वर्कर है जो ICDS प्रोग्राम के तहत आती हैं, 1000 पॉपुलेशन के लिए रखी जाती हैं। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो विडाल टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है, कोलेरा, येलो फीवर, मलेरिया की टाइफॉइड। तो जो विडाल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है किसको डायग्नोस करने के लिए होता है टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए। इसके लिए टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वन, डिसीज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग इट इज कॉल्ड। जो डिसीज एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर होती है वो कौन सी डिसीज कहलाएगी, इनोजोटिक, जूनोसिक, एपिजोटिक, या फिर इपोरेंथिक। तो कौन सी डिसीज है जो ह्यूमन बीइंग में एनिमल से आ रही है। जो डिसीज है एनिमल से ह्यूमंस में आती है वो कहलाएगी कौन सी, जूनोटिक डिसीज और जूनोसिस। एनिमल टू ह्यूमन में जो डिसीज ट्रांसफ़र होती है वो क्या कहलाएगी, जूनोटिक डिसीज। और जो यहाँ पर एनोजोटिक है, एनोजोटिक का मतलब होगा ऐसी डिसीज जो किसी एनिमल्स को ही अफेक्ट कर रही हो, ओनली किसी पर्टिकुलर जगह पर किसी एनिमल्स को ही अफेक्ट कर रही हो, तो वो क्या कहलाएगी, इनोजोटिक डिसीज। फिर आता है यहाँ पर आपका एपिजोटिक। क्या है, एपिजोटिक। एपिजोटिक का मतलब होगा कि जो टेम्पररी लेकिन नए केस में किसी एनिमल्स में ही हो रही है। तो जहाँ पर इनोजोटिक, एपिजोटिक आता है मतलब एनिमल में होने वाली डिसीज़ है। लेकिन जो डिसीज़ एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आ जाती है तो वो कहलाएगी जूनोटिक डिसीज़, जैसे कि बर्ड फ्लू हो गया। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो IMR का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, डायरिया, लो बर्थ वेट बेबी, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जब 1 साल से कम एज के बच्चे की डेथ हो जाती है 1000 पॉपुलेशन के ग्रुप में, तो क्या है, वो कहलाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और सबसे ज़्यादा IMR का मेन रीज़न है लो बर्थ वेट बेबीज़, मतलब जिनका वजन 2.5 किलो से कम होता है, 2500 ग्राम से कम के पैदा होते हैं, वो कहलाते हैं LBW बेबी। फिर इसकी अलग अलग क्लासेस हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, कैंसर ऑफ ब्लड इज। तो ब्लड के कैंसर को आप क्या कहेंगे, ऑस्टियोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा की ल्यूकेमिया। तो कौन सा कैंसर है जो ब्लड कैंसर कहलाएगा, तो ब्लड कैंसर कहलाता है कौन सा, ये कहलाएगा आपका ल्यूकेमिया। क्या होगा, ल्यूकेमिया। सार्कोमा कहेंगे हम जनरली यदि कैंसर बहुत बड़े लेवल पर बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू में फैल जाए, कनेक्टिव टिश्यू में हो जाए तो कहलाएगा सार्कोमा। ऑस्टियोमा है किसके लिए, बोन सेल्स में होने वाला कैंसर है। देखिए यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन्स मतलब ऑस्टियोमा, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू की जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं उनमें अफेक्ट करेगा, लिम्फोमा का मतलब है लिम्फेटिक सिस्टम में होने वाला कैंसर। नेक्स्ट वन,
स्मॉल पॉक्स एरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, तो पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स है जो कब एरेडिकेट हो गया था? 1990 में, 1980, 1997 या फिर 1977 में। तो पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट हुआ था 1980 में। 8 मई 1980 में WHO की जो 33वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था। जो 33वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी उसमें इन्होंने 33वीं यहाँ पर कैसे हुई, क्योंकि 46 में इसकी स्थापना हुई थी अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पर जो 1980 में क्या था, 33वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी, तो यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि जो एरेडिकेशन है स्मॉल पॉक्स का वो क्या हो चुका है, पूरे विश्व से कम्प्लीटली एरेडिकेट हो चुका है। कब? 1980 में। नेक्स्ट वन, इन चिकन पॉक्स इनिशियली रेसेस अपीयर्स ऑन द, तो चिकन पॉक्स में इनिशियल रेसेस कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ईयर में, ट्रंक में, फेस में कि पाम एंड सोल्स पर? तो इनिशियल रेसेस की बात करते हैं हम चिकन पॉक्स में, तो वो देखने को मिलेंगे सबसे पहले आपको ट्रंक्स पे, फिर बैक साइड, फिर फेस पे। इसी तरीके से आपको यदि इनिशियल सबसे पहले कहाँ पर होंगे? ट्रंक में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ? तो हेल्थ की डेफिनेशन आप याद करें, इजीली याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हेल्थ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो चौथा डायमेंशन है वो कौन सा है? ऑप्शन में स्पिरिचुअल, सोशल, फिजिकल या फिर मेंटल। फर्स्ट है फिजिकल, दूसरा मेंटल, थर्ड सोशल, फोर्थ वन इज द स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर फोर्थ डायमेंशन कौन सा होगा? स्पिरिचुअल। नेक्स्ट वन, कन्फर्मेटरी टेस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स। तो एड्स के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है यहाँ पर? बेनेडिक्ट, वेस्टर्न, पेप टेस्ट या फिर विडाल टेस्ट। तो पेप स्मीयर तो सर्विक्स कैंसर के लिए किया जाता है स्क्रीनिंग। विडाल होता है टाइफॉइड के लिए। जो एड्स के लिए डायग्नोसिस पूछा है, एड्स के लिए कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस पूछा है, तो वो कौन सा है? वो है यहाँ पर आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जो बेनेडिक्ट टेस्ट है, ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जनरली शुगर को चेक करने के लिए। किसके लिए? शुगर को चेक करने के लिए या फिर कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज? तो यहाँ पर वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी है? कोलेरा, मलेरिया, टीबी या फिर चिकन पॉक्स? वाटर बॉर्न डिसीज का मतलब है कि जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो पानी में पनप सकता है, तो वो कौन सी हो गई? कोलेरा की हो गई, मलेरिया हो गया, टीबी हो गई कि चिकन पॉक्स हो गया, या फिर इन्फेक्टेड वाटर के कारण होने वाली डिसीज, तो वो है यहाँ पर कोलेरा, विब्रियो कोलेरा। इसमें किसके थ्रू होगा? कंटामिनेटेड पानी पीने से, खाने से, तो क्या हुई? वाटर बॉर्न डिसीज क्या हुई? कोलेरा। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड कॉजेस। तो यदि आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको क्या होगा? रिकेट्स होगा, स्कर्वी होगी, बेरी होगी कि नाइट ब्लाइंडनेस होगी? बेरी होगा विटामिन B1 की कमी से, स्कर्वी होगा विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स होगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में, नाइट ब्लाइंडनेस होगा विटामिन ए की कमी के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्कर्वी, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी की कमी के कारण यही रोग होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जिस विटामिन की ज़रूरत होती है वो कौन सा है? विटामिन सी। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने खूब ऑरेंज जूस पिए हैं, मौसम्बी का जूस पिया, क्यों? विटामिन सी के लिए, ताकि आप इन्फेक्शन से लड़ सकें। नेक्स्ट वन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स। तो मीजल्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वेरियोला वायरस, वेरिसेला जूस्टर, पैरामिक्सो वायरस या फिर मिक्सो वायरस। तो मीजल्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? तो वो है पैरामिक्सो वायरस। कौन सा? पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो वेरी वेरी किसकी कमी के कारण होगा? ये हमने जस्ट अभी पढ़ा, विटामिन B1 की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, विच डिसीज अफेक्ट्स द पैरोटिड ग्लैंड्स। तो पैरोटिड ग्लैंड्स आपके गले के यहाँ पे रहेंगी, ग्रुप में रहेंगी ग्लैंड। तो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड के लिए कौन सी जो अफेक्ट करेगा? डिप्थीरिया, मीजल्स, रूबेला या फिर मम्स। तो पैरोटोनाइटिस जो टॉन्सिल्स टाइप के आपको लगेंगे वो पैरोटिड ग्लैंड में ही इन्फेक्शन होगा। तो ये कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होगी? यहाँ पर ये होगी मम्स के कारण अफेक्ट होगी। कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट वन, हु डिस्कवर्ड द सेल्स। तो सेल्स की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने, अरिस्टोटल ने या फिर फ्रांसिस क्रिक्स ने।
तो सेल्स की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1965 में। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज या फिर सेल्स की खोज। नेक्स्ट वन, डिगॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन ए पेशेंट इज हैविंग। डिगॉक्सिन डिजिटालिस एजेंट हमें पेशेंट को कब नहीं देना है? जब उसको ब्रेडिकार्डिया हो, हाइपरटेंशन हो, हाइपोटेंशन हो कि टैकीकार्डिया हो। तो हाइपो का मतलब होगा ब्लड प्रेशर 120/80 से कम जाना, हाइपर का मतलब 120/80 से ज़्यादा जाना। अब आता है ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है जब पल्स रेट 100 से ज़्यादा चली जाए तो वो कहलाएगा टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होगा जब पल्स रेट 60 से भी कम आ जाए। जब भी पल्स रेट 60 से कम आ जाए, हार्ट रेट 60 से कम आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? 60 पर मिनट से कम आ जाए तो वो कहलाएगा ब्रेडिकार्डिया। और ऐसे केस में डिगॉक्सिन डिजिटालिस एजेंट हमें क्या करना है? नहीं देना है, नहीं तो और कम करके पेशेंट को सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ। तो प्रेगनेंसी में यदि फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है तो ये किसके कारण होगा? इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर, डिक्रीज डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन, डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आयरन बाय मैटरनल लिवर। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज है प्रेगनेंसी में। यदि फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। तो ये जब होता है तो इसका मेन रीजन होगा ब्लड वॉल्यूम, मदर का जो ब्लड वॉल्यूम है उसके बढ़ने के कारण। नेक्स्ट वन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होगा? B12, फॉलिक एसिड, आयरन या फिर प्रोटीन। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो भी लोग NHM स्टाफ नर्स का पेपर दे रहे हैं उनमें जो न्यूट्रिशन सेक्शन है उसमें आपको मेनली विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन यही आना है और ज़्यादा कुछ नहीं आना है आपको। इनका अमाउंट कितना ज़रूरी है, किसकी कमी से क्या होगा, ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होगा? फॉलिक एसिड की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनेल ऑफ सेल्स इज नोन एज द कंट्रोलर ऑफ सेल। कंट्रोलर ऑफ सेल कौन सा सेल्स का पार्ट कहलाएगा? राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रोसोम। तो कंट्रोलर ऑफ सेल्स आपको पूछते हैं तो क्या है? न्यूक्लियस, केंद्र। तो केंद्र है वो पूरी सेल्स को कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस पार्ट। नेक्स्ट वन, टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन प्लाज्मा। तो कितना प्लाज्मा प्रोटीन रहेगा प्लाज्मा में? 7.3 ग्राम, 4.7 ग्राम, 2.3 ग्राम या फिर 0.3 ग्राम। तो कितना प्रोटीन होगा? तो जो प्लाज्मा प्रोटीन में प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन होगा वो कितना होगा? वो होगा यहाँ पर आपका 7.3 ग्राम। वो जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन। 3 मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इसमें यदि हम बात करें तो कौन सा होता है एल्ब्यूमिन, फिर ग्लोबुलिन और तीसरा होता है फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट वन, कुफर सेल्स इन लिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कुफर सेल्स होती हैं, एग्जाम में आता है कुफर सेल्स होती कहाँ पर हैं? जिनको हम स्टेलेट सेल्स भी कहेंगे। मैक्रोफेज या फिर कुफर सेल्स तो ये कहाँ पर होंगी? ये होंगी मैक्रोफेज। क्या है? और यदि इनका रहना पूछे तो ये कहाँ पर होती हैं? हेपेटिक कॉर्ड्स में या फिर लिवर में। नेक्स्ट वन, आरबीसी टेक्स टाइम फॉर मैच्यूरेशन एंड डेवलपमेंट। एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का प्रोडक्शन होना, मैच्यूरेशन होना, डेवलपमेंट होना। तो यहाँ पर आरबीसी के मैच्यूरेशन में कितना टाइम लगेगा? 2 डेज, 5 डेज, 7 डेज या फिर 10 डेज। आपने सब पढ़ा कि आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, लेकिन इसको बनने में भी कितना टाइम लगेगा? तो बनने में टाइम लगता है टोटल 7 दिन। यदि इसका जीवन काल लाइफ स्पेन पूछें तो 120 दिन। क्लियर? नेक्स्ट वन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन माउथ अगेंस्ट द वॉल ऑफ द म्यूकसल मेम्ब्रेन ऑफ चीक इज टर्म्ड एज। चीक्स की जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उससे दूर लेकिन मुंह में ही आपको मेडिसिन देना है तो एक कौन सा रूट कहलाएगा? इनहेलेशन, बकल, सबलिंगुअल या फिर ओरल। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, मुंह में ही आपको एडमिनिस्टर करनी है ड्रग, कोई भी मेडिसिन, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन से दूर, लेकिन चीक्स से दूर। तो ये क्या है? बकल रूट। कौन सा? बकल रूट। इनहेलेशन का मतलब आप इनहेलर से या फिर सीधा सूंघ के देनी है। जो सबलिंगुअल में मतलब अंडर द टंग देने हैं, जैसे कि हम
नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं एंजाइनल पेशेंट के लिए, ओरल में सीधा आपको ओरली आपने पैरासीटामोल खाते हैं, डोलो खाते हैं, उसी तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। व्हाट इज गट? गट क्या है? डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, वेस्कुलर डिसऑर्डर है, रीनल डिसऑर्डर है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? अब गट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। गट में क्या होगा, यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होगा आपकी बॉडी में। इसको ट्रीट करने के लिए एलोप्यूरिनॉल नाम की मेडिसिन दी जाती है, जो यूरिक एसिड जमा हुआ उसको बाहर निकालने के लिए। तो एलोप्यूरिनॉल मेडिसिन क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है गट के लिए। और गट क्या है? इसमें यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होगा। अब इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताएं कि सही आंसर क्या होगा। सो आई होप आपको आज की ANM वालों को क्लास अच्छी लगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।